अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्लैब 2 के लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। आ, एक चीज़ जो कि आपने पहले से कर लेनी है वो ये है कि आपने अकोमोडेशन बुक करा लेनी है यूके के अंदर, क्योंकि उसकी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। तो यूके के अंदर आपने अकोमोडेशन कैसे बुक करानी है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। सिर्फ एक ऐप की ज़रूरत होती है, उसकी वीडियो की डिटेल्स और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फिर आप पहले वो कर लें, उसके बाद फिर आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें। और स्पेसिफिकली वो अकोमोडेशन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन होती है। प्रैक्टिकली आप वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रहोगे, आप फिर वो कैंसिल करा सकते हो, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है government.uk पे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे वीज़ाज एंड इमिग्रेशन के सेक्शन में आ जाए। विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर, अप्लाई फॉर द स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। बेसिकली जो हमारा वीज़ा एप्लीकेशन होती है और प्लैब टू, उसका स्टेटस होता है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो, इंग्लिश। आगे आप नेक्स्ट करो। यहाँ पे आप अपनी कंट्री मेंशन करो, पाकिस्तान। चूंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, किसी और की कोई और कंट्री है तो वो मेंशन कर दो। और यहाँ पे जो बायोमेट्रिक की बात हुई है, ये बेसिकली जब आप इस एप्लीकेशन कंप्लीट कर लोगे, सबमिट कर दोगे, एंड के ऊपर आप एक वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करोगे। तो वो वीएफएस की अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपकी फिंगरप्रिंट और पिक्चर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी कंट्री के अंदर अपने बायोमेट्रिक सबमिट कराओगे। तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में कराऊंगा, ठीक है जी। आगे फिर आपने इस सबको एक रीड दे देनी है और इसके बाद स्टार्ट नाउ, ठीक है जी। अभी आपका स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब चूंकि मैंने इस वक्त अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी थी, सबमिट करा दी थी, बल्कि मेरा तो वीज़ा भी आ गया था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। कुछ पॉइंट्स कंफ्यूजिंग है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये है मेरी वीज़ा एप्लीकेशन। ये है फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालनी है। टोटल फी है उस वक्त मेरे 43,760 PKR लगे थे, ठीक है जी। सेकंड पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक बात है, ठीक है। यहाँ पे एक मेन चीज है आपकी, मेन रीजन फॉर द विजिट टू द यूके। यहाँ पे आपने बिजनेस सेलेक्ट करना है। जब आप इस एप्लीकेशन फिल कर रहे होगे तो वहाँ पे ऑप्शन है कि बिजनेस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, आपने ये क्लिक करना है, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं क्लिक करनी। व्हाट इज द मेन रीजन, ये भी आपके पास ऑप्शन आएगी, आपने एग्जैक्टली यही ऑप्शन लिख देनी है। बाकी जोन सी इंफॉर्मेशन इसमें दिख रही है आपने एग्जैक्टली इसी तरह फिल करनी है। सेकंड पेज पे आ जाएं। सेकंड पेज के अंदर देखें गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट। तो ये जो मैंने मेन पर्पस लिखा है कि आई एम रजिस्टर्ड डॉक्टर इन पाकिस्तान एंड मैंने अपना प्लैब 1 क्लियर किया हुआ है, अपना ओईटी क्लियर किया हुआ है, मैंने प्लैब 2 बुक करा है और वो प्लैब 2 देने के लिए मैं यूके जाना चाहता हूँ। मेरे फादर इस ट्रिप को स्पॉन्सर करेंगे और मैं फाइनेंशियली अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ। तो आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप एग्जैक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं। मेन चीज आती है आपकी अराइवल और डिपार्चर की डेट। अब ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? दो रीजन है। नंबर वन, एक तो जितनी ड्यूरेशन इनके बीच में कम होती है उतने ही हाई चांसेस होते हैं कि आपका वीजा एक्सेप्ट होगा। नंबर टू, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो इस पे डिपेंड करती है। जितनी इसकी ड्यूरेशन कम होती है उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट कम बतानी पड़ती है। अब एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि देखें यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री डेट या जो प्लान टू अराइव इन द यूके वो 28 नवंबर लिखा था। मेरी वीएफएस की अपॉइंटमेंट 13 सितंबर की थी। अब होना तो ये चाहिए था कि मेरी वीजा के ऊपर एंट्री डेट 28 नवंबर लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी एंट्री डेट जो अलाउड थी, जो मैं यूके जिस स्टेट पे जा सकता हूँ, वो 26 सितंबर की थी। जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी एंट्री डेट इस पे डिपेंड नहीं करती जो आपने यहाँ पे मेंशन की है, बल्कि वो आपकी वीएफएस अपॉइंटमेंट के पे मेंशन करती, वीएफएस अपॉइंटमेंट डेट पे मेंशन करती है, ठीक है जी। तो आप
ये डेट इस तरह से वो करें ना जिसके अंदर आपकी एग्जाम डेट बीच में आती हो, ठीक है जी। वरना आप कम ड्यूरेशन भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। कम रखने का फायदा यह है कि आपको बैंक स्टेटमेंट कम शो करानी पड़ेगी। फिर गिवन नेम, फैमिली नेम एग्जैक्टली अपने पासपोर्ट उठाएं और एग्जैक्टली इसी तरह ही इसको फिल करते हैं। बाकी ये सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई चीज बताने वाली नहीं है, ठीक है जी। अपने घर का एड्रेस बताएं। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सा एड्रेस हम लिखें, हमारे परमानेंट एड्रेस लिखें या हमारे एड्रेस चेंज होते रहते हैं। भाई सिर्फ वो एड्रेस लिखो जो आपका मेलिंग एड्रेस हो, जहाँ पे आपके पार्सल आते हो, जहाँ पे आपकी चीजें आती हो, आप वो एड्रेस लिखो, ठीक है जी। बाकी बिल्कुल सिंपल है। कुछ अपने मोबाइल फोन नंबर डालें। आपका घर अगर अपना है तो काय के अपना घर है, वरना रेंट का मेंशन करें, ठीक है। यूके के अंदर आपका कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है कि आप अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं इस घर के अंदर, पीछे आप किसी और घर में अपना टाइम गुजारा है, बेसिकली आपसे पिछले 2-3 साल का डेटा मांगते हैं, तो फिर अपने पुराने एड्रेसेस मेंशन कर दें, ठीक है जी। पासपोर्ट डिटेल्स एंटर कर दें, ठीक है। आ, अच्छा, पेरेंट डिटेल करें, फादर का बताएं, उनकी पर्सनल डिटेल शेयर करें, मदर की पर्सनल डिटेल शेयर करें। चूंकि मैं एम्प्लॉयड नहीं था उस वक्त, तो मैंने अनएम्प्लॉयड लिखा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अंदर। अगर तो आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में एम्प्लॉयड लिखना है, ठीक है। और ठीक हो गया। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चूंकि मैं 28 नाइट्स गुजार रहा था, तो मैंने रफली कैलकुलेट करके 3000 GBP एस्टिमेट किया था कि मेरे इतने लगेंगे, ठीक है। तो 1 मंथ अगर कोई गुजारना चाहता है तो 3000 GBP इज इनफ, ठीक है। बाकी आपकी, अगर आपके पास इवन 60-70 थाउजेंड की सेविंग्स हैं भी आपकी हाउस जॉब के बाद, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, तो कितने आप मंथली स्पेंड करते हैं पाकिस्तान के अंदर? मैंने 15,000 लिखा था, आप 20-30 थाउजेंड लिख सकते हैं, जो आपके लिए मुनासिब हो। अच्छा, विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स योर कॉस्ट ऑफ विजिट? यस। कौन पे करेगा? आपके फादर, ठीक है। समवन आई नो की ऑप्शन थी, आपने वो करनी है। अच्छा, जो पे करेगा उसका नेम लिखे, उसका एड्रेस लिखें। अच्छा, हाउ मच मनी विल दे बी पेइंग टुवर्ड्स यू विजिट? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने ऊपर 3000 GBP किया था, तो ये मनी जितनी वो पे करेंगे एटलीस्ट 1.5 to 2 टाइम्स होनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि 2 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है जी। ताकि उनको ये इम्प्रेशन जा सके कि आप फाइनेंशियली साउंड हो, आपको कोई इशू फाइनेंशियली नहीं आएगा, ठीक है। और वो क्यों आपके लिए पे कर रहे हैं? तो आपके फादर हैं, ठीक है। और वो शुरू से ही आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, और आप ये छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। आपकी फैमिली, चूंकि मेरी कोई यूके में नहीं थी तो मैंने नो लिखा, अगर आपकी है तो आप यस लिख सकते हो, ठीक है जी। आ, अच्छा, ये आपकी एकोमोडेशन डिटेल्स आ गई, ठीक है। ये आपकी एकोमोडेशन डिटेल्स जो यूके में आप स्टे करोगे, ये आपको कहाँ से मिलेंगी वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। चूंकि मैं यूके नहीं गया था तो मैंने नो किया है, ठीक है। ये नीचे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहे हैं कि इससे पहले आप इन कंट्रीज में गए हैं, चूंकि मैं नहीं गया था तो मैंने नो किया, ठीक है। और आपकी क्राइम्स वगैरह की हिस्ट्री पूछ रहे हैं कि आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है, तो मैंने सब कुछ नो किया क्योंकि अप्लाई नहीं होता था। फिर आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा पैराग्राफ फिर लिख देना है कि मैंने एमबीबीएस इस कॉलेज से किया, मैंने हाउस जॉब इस वक्त की, मैं रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, और मैंने प्लेब 1 क्लियर किया हुआ है, मैंने ओईटी क्लियर की हुई है, और अब मैंने प्लेब 2 बुक करा है जो कि 13 या वट एवर डेट पे है। और मैं ये देने के लिए यूके जाना चाहता हूँ। जितने मेरे फाइनेंसेस है मेरे फादर फुलफिल करेंगे, ठीक है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैं आपको फिर वीएफएस वाली वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, ठीक है जी। और ठीक हो गया। अब जब आप ये सब फिल कर दोगे और एंड पे जब आप पेमेंट कर दोगे, तो आपके पास तीन चीज़ें फाइल्स आएंगी जो कि आप डाउनलोड करोगे। एक इस तरह की आपके पास फाइल आएगी, ये जिस तरह ये पैटर्न है एग्जैक्टली इसी तरह ही पैटर्न होगा। नंबर टू, आपके पास आएगी चेकलिस्ट, ठीक है। वो चेकलिस्ट के अंदर मेन मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उन्होंने मेंशन किए होते हैं कि आपने ये लाने हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और तीसरी, आपके पास वीएफएस अपॉइंटमेंट की रिसीट होगी, ठीक है। तो वीएफएस अपॉइंटमेंट अगर आप 8 से 10 दिन बाद की रखते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि 8 या 10 दिन के अंदर आप इजीली जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो मैं आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए थे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।